फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट, सीडीपी और ईवीएस के 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये गलत है। और ना ही बच्चों में प्रतिस्पर्धा पे आपको बल देना है, बिल्कुल नहीं देना है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका देना है, यानी अवसर देना है। अवसर देना आपका पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। मौका देना यानी अवसर देना। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिभेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। अभी मैंने आपको बताया है कि अवसर प्रदान करना क्या है, बताइए। पॉजिटिव वर्ड है ना, और क्वेश्चन भी आपका पॉजिटिव है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कैसे? इसमें अवसर प्रदान करना आया है। जहाँ भी आपको अवसर प्रदान करना आ जाए और या फिर बच्चा सक्रिय हो, तो आप उस ऑप्शन को सही कर दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर होते हैं। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर नहीं देना है, अभिभेदी या समरूपी निर्देशों पर नहीं, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। आपको छात्रों को अलग नहीं करना है, किसी भी आधार पर नहीं करना है, न सामाजिक पहचान के आधार पर, न उनके अंक के आधार पर, न उनके बुद्धिमत्ता के आधार पर। किसी भी आधार पर आपको बच्चे को अलग नहीं करना है। समावेशी कक्षा यानी हर प्रकार के छात्र को समान अवसर मिले। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो देखिए, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तब बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है। अभी बच्चा जो है छोटा है, जब आप टुकड़ों में से प्रस्तुत करेंगे तो वो सबको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना और उच्च भय। तो देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था यानी बच्चा कब सबसे अधिक सीखेगा? तो भय में तो देखिए वो जो भी सीखेगा वो भूल जाएगा, तो भय सीखने की सर्वोत्तम अवस्था नहीं। उच्च उत्तेजना ये भी नहीं है। निम्न उत्तेजना, उच्च भय। देखिए, भय अगर रहेगा तो बच्चा सीखेगा कहाँ? डर की मारा जो सीखेगा भी वो भूल जाएगा। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होनी चाहिए, तब बच्चा जो है सबसे अच्छा सीखेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये भी गलत है। पठन वैफल बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? बताइए क्या लक्षण है? फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स भी
में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख ले। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब सारे चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार। बताइए पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी उसे पढ़ने से संबंधित विकार है। इसे हम लोग वो भी सॉरी फ्रेंड्स, इसे हम लोग डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं, पठन संबंधी विकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना। देखिए याद करना, रटना, कंठस्थ करना, एक ही चीज को बार बार दोहराना, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। तो निगेटिव तो आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है वो पॉजिटिव है। क्वेश्चन में क्या नहीं शब्द आया है? नहीं आया है ना, तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव वाला आंसर लेना है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि आपको विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है। उन्हें उनके योग्यता के आधार पर, उनके समाज के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर नामांकित नहीं करना है, ना ही वर्गीकरण करना है। ये भी क्या है? निगेटिव है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। देखिए केवल शब्द जो है, केवल आ जाए, एक ही मात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, तो ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। फ्रेंड्स एग्जाम में पेडागॉजी के क्वेश्चंस के करने को दो तरीके होते हैं। एक तो जब आपको आंसर पता हो तो आप आंसर लगा दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि आप बाकी के 3 ऑप्शंस को कट कर दीजिए, तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। जब हमें आंसर नहीं पता होता है तब हम दूसरे तरीके को फॉलो करते हैं, या फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है, तो हम बाकी 3 ऑप्शंस को गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं जल्द ही आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो लाने वाली हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस। देखिए अगर प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी पूछता तब हमारा उत्तर क्या होता? बच्चे का घर, यानी उसका परिवार। लेकिन यहाँ पे द्वितीय पूछा जा रहा है, तो विद्यालय एवं मीडिया होगा। क्या होगा? विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कता में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है तीव्र गति से घटित जो है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। शैशवावस्था कब से कब तक चलता है? तो शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। और बाल्यावस्था अगर पूछे कब से कब तक चलता है, तो बाल्यावस्था जो है आपका 5 से लेके 12 वर्ष तक चलता है, और 12 से लेके 18 वर्ष तक किशोरावस्था चलता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष या 5 से 7 वर्ष तक चलता है। अलग अलग वैज्ञानिक जो है अलग अलग मानते हैं,
चर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। देखिए समरूपता तो नहीं होगा क्योंकि वो समानता तो कर नहीं रहा है, लड़कों पे अधिक ध्यान दे रहा है लड़कियों की तुलना में, यानी वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है और ये क्वेश्चन अधिकतर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक है। तो आपको ये समझना है जब भी अगर लड़के और लड़कियों में तुलना की जाए, लड़कियों को कम महत्व दिया जाए, लड़कों को अधिक महत्व दिया जाए, तो वहां पर जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता होगी। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बताइए कौन सी सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो सबसे संवेदनशील अवधि है। भाषा अर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास पड़ोस में घर में रहते हुए धीरे धीरे भाषा को स्वतः सीख लेता है, दूसरे का अनुकरण करके देख के सुन के वो सीख लेता है, इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कोई दूसरी भाषा सीखता है, स्कूल में पढ़कर उसमें मेहनत करता है, पहले थोड़ा थोड़ा मतलब सीखेगा, पहले 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले शब्द, फिर 4 अक्षर वाले शब्द, ऐसे करके जो सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अधिगम कहते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। तो ये उदाहरण जो है पाठ यानी ढांचा का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की फ्री में तैयारी करने के लिए। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन को जो है केवल नंबरों के संदर्भ में करना, ये आपका निगेटिव है, ऐसा नहीं करना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। मूल्यांकन करने से पता चलेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ताकि आप उन्हें उसकी मदद करें उन्हें सीखने में। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, नहीं। मगर मान लीजिए कि आपके शिक्षक विश्वास करते हैं कि आप अच्छा करेंगे, आप सीटेट जरूर पास करेंगे, तो क्या इससे आप नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं। तब तो आप और अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मेरे शिक्षक मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो मुझे मेहनत करना चाहिए और अच्छा स्कोर करना चाहिए। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो सही है। बच्चे की गलतियां देखिए जो है वो अधिगम का ही भाग है। गलतियों से पता चलता है कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं। तो बच्चे की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो बिल्कुल सही है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है? नहीं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं? नहीं। हर बच्चा गलती करता है। हम भी जब कुछ सीख रहे होंगे तो गलतियां की होंगी स्टार्ट में, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने सीखा होगा। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। धीरे धीरे गलतियां खुद ही सुधरेगी। जैसे आपने जब लिखना शुरू किया होगा, क्या आप डायरेक्ट का लिख लिए होंगे? नहीं, आपने कई बार गलतियां की होंगी, फिर धीरे धीरे जाकर आपसे बनने लगा होगा। तुरंत तो आपका लिखना सीख नहीं गए, एक ही दिन में क्या सीख गए? क्या तुरंत सुधार कर लिया आपने? नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सबसे उपयुक्त है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। गलत। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल सही है, ये जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है? नहीं, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। गलत है। गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। फ्रेंड्स, हमने सीडीपी के 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम ईवीएस के 15 क्वेश्चंस करेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश होना, बादल का बनना, ये सारी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इस मंडल में वायुयान चलाने की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी वायुयान जो चलाया जाता है वो किस मंडल में चलाया जाता है? समताप मंडल में चलाया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। क्या गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सूचनात्मक विधि या चयनात्मक विधि। तो ये तीनों विधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे, ये सभी ऑप्शन नंबर 4। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए? आगमन विधि, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन विधि। बताइए। देखिए, आगमन विधि में क्या करते हैं? पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, यानी ढेर सारे उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। तो छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है तो ये तो नहीं होगा। मनोरंजक एवं खेल संबंधी बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों को अगर आप खेल के द्वारा या मनोरंजक तरीके से सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे, उनमें रुचि उत्पन्न होगी। रटना, देखिए रटना तो आपका निगेटिव वर्ड है। निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुख जो है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। मिजोरम की नहीं है, ना मणिपुर की है, ना अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी होनी चाहिए? बताओ। भाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए? नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए? नहीं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए? बिल्कुल सही है।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए वो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे से समझ सके। जब वो समझेगा तभी तो सीखेगा। अब आप मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई आके आपसे इंग्लिश में बात करे या आपको इंग्लिश में कुछ कहे तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं। लेकिन अगर वही बात वो आपकी भाषा में बोले, जो भाषा आपको आती है, तो आप उसको समझेंगे। जब समझेंगे तो सीखेंगे भी। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जैट्रोफा जो है वो क्या है? बायोडीजल की फसल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1946 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल सही है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है बताइए? रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य या असुरक्षित जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, उपर्युक्त सभी। तो रेड डाटा बुक में जो है विलुप्त जो जीव हो रहे हैं वो भी शामिल है, असुरक्षित जीव भी शामिल है, आपत्तिग्रस्त जीव भी शामिल है, यानी हम ऑप्शन नंबर 4 को लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट या भारतीय रॉबिन। देखिए कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है अपना घोंसला। कोयल जो है वो घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। कौवा जो है कोयल के घोंसले को कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के उसको पालती है। सूर्य पक्षी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्य पक्षी है। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है कौन सा है? फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। फ्रेंड्स मैं जितनी भी वीडियो बना रही हूँ अगर आप इनको देख लेते हैं तो आप सीटेट आसानी से पास कर लेंगे। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से। ब्रेल लिपि जो है ये अंधे बच्चों के लिए है, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके लिए है, वो छू कर पढ़ते हैं। इसमें अंक जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो उभरी हुई होती है। स्थानीय भाषा के माध्यम से नहीं, मातृभाषा के माध्यम से नहीं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। ठीक है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए मातृभाषा क्या होगी, क्या स्थानीय भाषा होगी? जब वो बोल ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, तो वो कैसे सीखेंगे? सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। बताइए कौन इनमें से भिन्न है? तो पहाड़ जो है इनमें से भिन्न है। नदी, झील, झरना जो है इन सभी में पानी रहेगा, लेकिन पहाड़ पे क्या पानी रहेगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। फ्रेंड्स मात्र 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए? तो त्वचा के लिए मारे जाते हैं मगर मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ईवीएस का सीखना आधारित है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर,
वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पे। बताइए क्या होगा। ईवीएस का सीखना जो है सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ई आपका जो है बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।